जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। 18 जून 2026 की करंट अफेयर्स में हमारे यहाँ जो भी करंट अफेयर्स होती हैं वो बाइलिंगुअल होती हैं। साथ ही साथ हम आपको 30 एमसीक्यू पर डे कराते हैं। मतलब 10 टॉपिक्स रहते हैं, पर टॉपिक 3 एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं। वन लाइनर के साथ साथ हम आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कराते हैं। आने वाले सभी एग्जाम में, जैसे चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, या भारत की किसी परीक्षा में आप बैठते हैं, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए सफिशियंट है। आप इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद इसका पर डे रिविजन करिए, ताकि आपकी इस पर स्ट्रेंथ मजबूत हो, क्योंकि आने वाला जो समय है वो करंट अफेयर्स का ही समय रह जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना भी जाएगी, एक लिमिटेशन तक जाएगी, लेकिन करंट अफेयर्स आपकी पर डे अपडेट होगी। इसलिए आप लोग अपडेट रहिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स के साथ साथ ही क्या है कि इसको रिवीजन करिए, क्योंकि हम कहते हैं सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडेन, इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर। अभी अभी क्या हुआ है कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए हुए थे। फ्रांस गए थे, स्लोवाकिया गए हुए थे, G7 की समिट थी फ्रांस के एवियन शहर में। तो इसी समय न्याय सिटी जो फ्रांस का है, वहां पे भारत इनोवेटर समिट थी। मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, भारत इनोवेटर था। उसी में क्या हुआ है कि एक एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है? एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है। क्या एग्रीमेंट, कैसा एग्रीमेंट हुआ है? ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में किसके किसके बीच हुआ है? एक हुआ आईआईटी हैदराबाद, एक हुआ दसाल्ट सिस्टम फ्रांस, और कोस्टल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। मतलब 3 संस्थाओं के बीच क्या है? एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज के लिए एग्रीमेंट हुआ है? स्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एट हैदराबाद, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फाइनेंस भारत इनोवेटर। जिसमें मैंने बताया ना कि क्या स्थापना करेगा, एक कोडेन का स्थापना करेगा। ये भारत का पहला इंजीनियरिंग डिजाइन, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर रहेगा। अच्छा, इसका काम क्या रहेगा? इसका काम ये रहेगा कि पहली बात तो रिसर्च को बढ़ावा देना। मतलब जो न्यूक्लियर सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। साथ ही साथ सेफ्टी फर्स्ट का मोटो लेना। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर जहां भी होते हैं वहां सेफ्टी बहुत बड़ा ही क्या रहता है, कंसर्न रहता है। तो इसी वजह से क्या कहा गया है कि एक्सेलरेट रिसर्च इन नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर इंकॉर्पोरेटिंग एडवांस सिमुलेशन एंड डिजिटल ट्विन मेथोडोलॉजी। मतलब अलग अलग तरह की मेथोडोलॉजी का प्रयोग करके, ठीक है, इंजीनियरिंग की क्या कहते हैं कि वो करके, इंजीनियरिंग के उद्देश्यों को लागू करके, इंजीनियरिंग पद्धति के साथ अच्छा खासा रिएक्टर को इजाद करना, अनुसंधान करना, ताकि अगली पीढ़ी जो रिएक्टर आए वो और ही उन्नत बन सके, और ही अच्छे बन सके। अच्छे मापदंड क्या किया जाएगा? जैसे डिजाइन, अवधारणा, संरचना, मानचित्र, सभी चरणों में प्रोटोकॉल, सुरक्षा फर्स्ट। मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या है, सेफ्टी फर्स्ट मोटो लिया गया है। सेफ्टी फर्स्ट लिया गया है। क्या मोटो लिया गया है? सेफ्टी फर्स्ट मोटो लिया गया है। और जो भारत का टारगेट है कि 2047 तक @2047 क्या होना चाहिए, हमारे पास 100 गीगावाट की क्षमता रहनी चाहिए। 100 गीगावाट की क्षमता के लिए क्या किया है, पूरा टारगेट किया है कि आने वाले 2047 तक हमारी जो है 100 गीगावाट क्षमता जो है हो जाए। क्वेश्चंस करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे आप जानते हैं कि हम 3 क्वेश्चन कराते हैं, वन लाइनर, स्टेटमेंट क्वेश्चन और असोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरी एकेडमिक पार्टनर इन द ट्राइलेटरल एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग इंडियन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर। भारत के पहले परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन कोड की स्थापना करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते में लिखित में कौन सा संस्थान प्राथमिक साक्षी भागीदार? कौन सा है? आईआईटी हैदराबाद। कौन है? आईआईटी हैदराबाद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडेन। It is a trilateral initiative involving the partnershiping with the entities from the Germany. ठीक है, तो अब क्या है कि कह रहा है परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन केंद्र संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये एक त्रिपक्षीय पहल है जिसमें जर्मनी की संस्थाओं के साथ साझेदारी शामिल है। गलत हो गया, जर्मनी तो है नहीं, फ्रांस की बात की है हमने। इट एक्सपेक्टली टारगेट सपोर्टिंग दी इंडियन विजन अचीविंग 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। ये सही है। ये स्पष्ट रूप से 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने को लक्षित करता है। ये बात बिल्कुल सही। तो दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। नेक्स्ट, द कोडेन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड विद अ कोर सिक्योरिटी फर्स्ट पैराडिग्म। बिल्कुल सही बात है। कोडेन का पहला मुख्य सुरक्षा प्रथम का प्रतिमान रूप से शुरू किया गया। मैंने बताया ना कि कोडेन का पहला लक्ष्य क्या है? सुरक्षा प्रथम। इट इज डिजाइन टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर विद डिमांड एडवांस फॉल सेफ स्टिमुलेशन। मतलब क्या कह रहा है, किसी अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया जो उन्नत सुरक्षा को सिमुलेशन की मांग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो विकसित कर रहे हैं ताकि सुरक्षा प्रथम रह सके। दोनों सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। WIPO ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग। देखिए अभी भी क्या हुआ है कि WIPO की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक 20 पेटेंट रैंकिंग जारी की गई है। अच्छा, ये 2025 जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें जो टॉप स्थान है, टॉप 20 में केवल भारत की एक ही कंपनी है, जियो प्लेटफॉर्म।
जियो प्लेटफॉर्म जो है भारत की एकमात्र कंपनी है जो वैश्विक स्तर पर WIPO की टॉप 20 रैंकिंग में शामिल है। अच्छा, WIPO काम क्या करता है? ये संरक्षित करता है कि इसको ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट की अंतर्राष्ट्रीय क्या करता है, फ्रेमवर्क की रक्षा करता है, सिक्योरिटी देता है। अच्छा, इसमें क्या किया गया है, जियो प्लेटफॉर्म 20 रैंक ग्लोबली। अच्छा, इसकी रैंक 20वीं है, जियो की रैंक क्या है, 20वीं है और टॉप 20 लिस्ट में ये क्या है, शामिल है। अच्छा अच्छा, कितने पेटेंट फाइल किए इन्होंने? जियो ने टोटल जो है 6817 पेटेंट क्या किए, फाइल किए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जियो ने कितने पेटेंट फाइल किए हैं, तो जियो ने 6817 पेटेंट क्या किए हैं, फाइल किए हैं। अच्छा, अगर वैश्विक स्तर पे बात करें तो चाइना की रैंक फर्स्ट। देखिए चाइना जो है हर चीज में लगभग आगे रहता है, तो पेटेंट से फर्स्ट ग्लोबल रैंक है चाइना की, उसमें क्या करते हैं, पेटेंट्स में। इंडिया डोमेस्टिक असेंडिंग द कैप्चर बाय सिक्योरिटी प्रेजर, और भारत की वैश्विक स्तर पर 12वीं रैंक है और चाइना की फर्स्ट रैंक है। अच्छा, चाइना की कौन सी कंपनी आगे है? चाइना की कंपनी हुआवे, नाम सुने होंगे। इसका सबसे पहले राउटर आता था, एक हुआवे का राउटर भी आता था, इंटरनेट लोग यूज करते थे सिम डाल के। ठीक है, तो हुआवे कंपनी जो है, इसने जो है कि हुआवे के राउटर है, काफी चीजें आती थी। तो चाइना की जो ये हुआवे कंपनी है, ये क्या है, सबसे फर्स्ट रैंक है पेटेंट फाइलिंग में। और भारत के राज्यों में देखा, तमिलनाडु जो है प्रथम रैंक लाया है। भारत के राज्य में तमिलनाडु के राज्य की क्या है, प्रथम रैंक है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर हुआवे की कंपनी है। भारत की जो जियो है, ये क्या कहते हैं, 12वीं रैंक है ग्लोबल स्तर पर इसकी। ठीक है, चलिए से क्वेश्चन करते हैं। विच इंडियन इनकॉर्पोरेट एंटिटी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली फर्म फ्रॉम इंडिया टू एंटर WIPO 20 ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेंट रैंकिंग रेज 2025। कह रहा है कि 2025 में जारी WIPO की शीर्ष 20 वैश्विक पेटेंट आवेदन रैंकिंग में प्रवेश करने वाली ये भारतीय एकमात्र फर्म बन, किस भारतीय कॉर्पोरेट इकाई ने इतिहास रचा है? कितने, जियो प्लेटफॉर्म में। कितने, जियो प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द WIPO 2025 ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेंट रिसोर्ट। WIPO की 2025 वैश्विक पेटेंट आवेदन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इंडिया इज द नेशन रैंक 12th ग्लोबली इन टोटल पेटेंट फाइलिंग। बात बिल्कुल सही है। कुल पेटेंट फाइलिंग में भारत का एक देश के रूप में वैश्विक स्तर पर 12वां स्थान। बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र इमर्जर परफॉर्मिंग स्टेट, गलत ना, तमिलनाडु की बात की है ना। पेटेंट फाइलिंग में महाराष्ट्र भारत के भीतर शीर्ष प्रदर्शन करने राज्यों में से एक है, गलत ना, केवल एक सही हो गया आपका। Huawei China is ranked the world leading individual corporate patent filer globally in the WIPO 2025 beta set। बात बिल्कुल सही है। Huawei चीन की WIPO 2025 डेटाबेस में वैश्विक स्तर पर अग्रणी व्यक्तिगत कॉर्पोरेट पेटेंट फाइलर पे स्थान दिया गया है, क्योंकि चाइना जो सॉवरेन नेशन होल्ड द फर्स्ट रैंक ग्लोबली द वॉल्यूम ऑफ पेटेंट फाइलिंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चाइना जो ग्लोबली भी फर्स्ट है तो उसकी कंपनी तो फर्स्ट होगी, इसलिए तो ऐसा हुआ है। तो ए आर दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक है, चलिए। अग्निवेग जेट पावर्ड कामिकाज ड्रोन। देखिए अभी अभी क्या हुआ है कि 106 पीस ड्रोन जो है इंडियन आर्मी को, क्या किए गए, सौंपे गए हैं। 106 पीस अग्निवेग ड्रोन जो जेट पावर्ड कामिकोज ड्रोन है। पहले समझते हैं कामिकोज का मतलब क्या होता है। कामिकोज मतलब क्या होता है कि ये ऐसे ड्रोन है जो आत्मघाती हैं। आत्मघाती मीन्स कि ये जो है सुसाइडल ड्रोन है, मतलब ये मान लीजिए टारगेट हो गया, ये टारगेट पे जाके हिट करेंगे और यहीं पे ब्लास्ट हो जाएंगे, तो खुद भी खत्म हो जाएंगे और टारगेट को भी क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो ऐसे ड्रोन जो सुसाइडल ड्रोन की तरह वर्क करते हैं, इनको क्या कहते हैं, कामिकाज ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कामिकाज ड्रोन कहते हैं। तो अभी अभी क्या हुआ है कि अग्निवेग जो पीस कामिकाज ड्रोन, ये पीस अग्निवेग जो है 106 ड्रोन भारतीय सेना को सौंपे गए हैं। पढ़ते हैं के बारे में। हाई स्पीड ड्रोन जेट पावर्ड कामिकाज ड्रोन एक्सप्लोसिव डब्ल्यूएस सुसाइडल ड्रोन डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द हाई टारगेट। देखिए मैंने बताया ना कि मतलब हाई स्पीड ड्रोन है, टारगेट को मतलब नष्ट करने के लिए ये क्या है, बनाए जाते हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी को 6 पीस कीपर अग्निवेग ड्रोन जो है सौंपे गए हैं। भारत की सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए, वारफेयर कैपेबिलिटीज को और ज्यादा क्या करने, रिफॉर्म करने के लिए भारतीय सेना को क्या करें, सौंपे गए हैं। इंटाली ओरिजिनेटेड फ्रॉम SMPP डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसको बनाया किसने, पूछ सकता है ना। तो SMPP डिफेंस ने इसको क्या किया है, इसका निर्माण किया है। इसका निर्माण किसने किया है, SMPP ने निर्माण किया है। अच्छा, पहली बात, उसको पायलट की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, पायलट फ्री है। ये क्या है, पायलट फ्री है, पायलट की आवश्यकता नहीं है। और इसकी रेंज क्या है, 180 किलोमीटर इसकी रेंज है, मतलब 180 किलोमीटर तक ये जा सकता है। और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड इसकी कितनी, 450 किलोमीटर पर कितनी रफ्तार से चलेगा, 450 किलोमीटर तक की हाई स्पीड है इसकी। और एक्यूरेसी इसकी 5 मीटर है। 5 मीटर मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये टारगेट है, तो इसके अगल बगल 5 मीटर की फेरी में ये क्या करेगा, टारगेट का क्या प्रिसाइज जाएगा, इससे बाहर का प्रिसाइज टारगेट नहीं जाएगा। तो इसकी हाईली एक्यूरेसी है। स्पीड इसकी 450 किलोमीटर पर आवर है। रेंज इसकी 180 है और पायलट फ्री है। तो और ये क्या है, सुसाइडल ड्रोन है। क्या है, सुसाइडल ड्रोन है। और इसका नाम क्या है, अग्निवेग की भारतीय सेना को क्या किया है, सौंपा गया है।
The newly invented power kamikaze drone Agnivesh has been indigenous manufactured by which private limited company? Private limited company, S&P Defense Manufacturing Company. नवनिर्मित जेट संचालित कामिकाज आत्मघाती ड्रोन अग्निवेश का स्वदेशी निर्माण भारतीय की निजी कंपनी द्वारा किया गया है। किसका नाम? S&P डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्निकल मैट्रिक्स ऑफ द अग्निवेश वेपन सिस्टम। इट इज फीचर्ड एन ऑपरेशनल स्ट्राइक रेंज अप टू 180 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है। इसकी परिचालन मारक क्षमता 180 किलोमीटर तक है। सही बात है। इट रिक्वायर्स अ पायलट वाया, गलत जवाब। पायलट में तुरंत ही सवाल गलत हो गया ना। इसको हर समय रिमोट लाइन साइट कमांड के माध्यम से पायलट की आवश्यकता होती, गलत। पायलट की आवश्यकता होती नहीं, तो एक सही दूसरा गलत। नेक्स्ट, अग्निवेग इज स्ट्रेटली क्लासिफाइड एज कामिकाज ड्रोन। बिल्कुल सही बात है। अग्निवेग क्या है? संरचनात्मक रूप से क्या है? कामिकाज ड्रोन है। बिल्कुल सही बात है। इट एग्जीक्यूट प्रिसाइजन स्ट्राइक बाय डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ अलोंग विद द टारगेट एसेट अपॉन टर्मिनल इनफैक्ट पर्सनली लॉटरिंग मिसाइल। ये अंतिम प्रभाव तक लक्षित संपत्ति खुद को नष्ट करके सटीक हमला करता है, जो एक लोटरिंग मिसाइल के रूप में काम करता है। तभी तो ये क्या है? आत्मघाती है। इसलिए दोनों सही हो गया आपका। ए सही, आर से दोनों का सही है। सीबीएन एट द 360 डिग्री पॉलीमथ। अभी भी क्या हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, आंध्र प्रदेश के सीएम जिनका नाम है सीएम चंद्रबाबू नायडू जी, नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का नाम है सीबीएन एट द रेट 360 पॉलीमथ। कहां पर विमोचन किया है? सिंगापुर में। कहां पर विमोचन किया है? सिंगापुर में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने सीबीएन एट द रेट 360 पॉलीमथ बुक का क्या क्या विमोचन किया है। ठीक है। अच्छा, ये बुक क्या है कि ये जो बुक है ये क्या बताती है? इनके जो है कैरियर, शासन के प्रतिमानों का आधुनिक सामाजिक आर्थिक रणनीति रेखांकन। मतलब ये क्या बताती है? इनके डिसीजन, इनके लीडरशिप के बारे में बताती है। बुक क्या बताती है? इनके लीडरशिप, इनकी क्या कर डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है, इसके बारे में बुक क्या करती है? बताती है। अच्छा, और क्या बताती है कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ विजनरी लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन एंड हाई डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हो गया, इनके शासन के एनालिसिस वगैरह हो गया, गवर्नेंस कैसा क्या चले, इसके बारे में बताती है। इसको ऑथर किसने किया है? इसको श्रीनिवास प्रसाद ने किया। इंपॉर्टेंट है। इसके रचयिता कौन है? मतलब ऑथर कौन है? इसके लेखक कौन है? टिप्पणीकार और लेखक श्रीनिवास जी। अच्छा, पॉलीमथ का मतलब क्या होता है? पॉलीमथ का मतलब क्या होता है कि ढांचा, शासन, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुधारों के विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोणों को वैचारिक रूप देने के लिए पॉलीमथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नेंस कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे चल रहे हैं, उनके लिए पॉलीमथ शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बायोग्राफी बुक सीबीएन एट द रेट 360 डिग्री पॉलीमथ? कौन है? श्रीनिवास प्रसाद जी। हाल ही में जारी जीवनी पर आधारित पुस्तक सीबीएन एट द रेट 360 डिग्री पॉलीमथ के लेखक कौन है? श्रीनिवास प्रसाद। Consider the following fact regarding the book CBN at the 360 degree Polymath. The book was officially released during an event held in New Delhi. गलत जवाब ना, सिंगापुर में किया गया है। गलत हो गया। इस पुस्तक को आधिकारिक विमोचन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया था। बिल्कुल गलत है। The content evaluated the technological implementation and administrative decision making of N. चंद्रबाबू नायडू। ये बात बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है? सामग्री एन चंद्रबाबू नायडू के तकनीकी कार्यान्वयन और प्रशासनिक निर्णय लेने के मूल्यांकन करती। बात बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया? पहला गलत, दूसरा सही। नेक्स्ट, The book incorporates this phrase 360 polymers in the title. वो सही बात है। The book पुस्तक के शीर्षक 360 polymers वाक्यांश में शामिल है। क्या क्या शामिल है? It highlights the multi-dimensional analytical study of the policy framework across infrastructure, technology and economic reforms under Naidu's tenure. यह नायडू के कार्यकाल के दौरान बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुधारों में नीतिगत ढांचों के एक बहुआयामी विश्लेषणात्मक अध्ययन पर प्रकाश डालती है। बात बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हो गए। नेक्स्ट, सर्वम एआई इंडियन 130 यूनिकॉर्न एंड फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न सर्वम। मतलब कि क्या हुआ है कि भारत के यूनिकॉर्न। अच्छा, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? पहली बात ये समझ लीजिए। यूनिकॉर्न मतलब होता है जिसने जो है $1 बिलियन जो है कि जो क्या कहते हैं कंपनी की वैल्यू को क्या कर लिया हो? क्रॉस कर लिया है। तो अभी अभी भारत की एक कंपनी है सर्वम एआई, नाम सुने होंगे, जो एआई के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी कंपनी है, भारत की इंडिजिनियस कंपनी है। इसने क्या किया है कि ये भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। कैसे बन गया है? इसने 1 बिलियन का क्या है शब्दावली में, तो 1 बिलियन का कारोबार क्या है, इसने क्रॉस कर लिया है। अच्छा, सर्वम यानी आधिकारिक तौर पर कुल मिलाकर भारत का 130वां यूनिकॉर्न बनने का मूल्यांकन मिल को पत्थर हासिल कर लिया है। मैंने बताया हासिल कर लिया है। अच्छा, ये भारत का पहला एआई स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बना। ये याद रखिएगा। मतलब ये भारत का फर्स्ट स्टार्टअप है जो क्या बना है? यूनिकॉर्न बना। ये क्या बना है? यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का क्या है? पहला स्टार्टअप है। अच्छा, क्या हुआ? इसको 234 मिलियन के फंड मिल गए हैं इसको। मतलब अचानक कैसे, मतलब ये यूनिकॉर्न बन गया। इसको जो है 234 मिलियन का इसको फंड मिल गया है। इस फंड से इसकी कंपनी वैल्यू बढ़ गई और ये क्या, ये भारत का यूनिकॉर्न में शामिल हो गई। कौन सी यूनिकॉर्न के? 130 यूनिकॉर्न में। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी? 2023 में
प्रत्यूष और राघवन जी ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे आधारित है। देखिए, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो जेमिनाई हो, ये सब के लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम। ये ध्यान रखिएगा, आपको यूपीएससी ने पूछा था कि ये क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। With generative artificial intelligence startup recently created a milestone for becoming India's first AI startup to achieve a billion unicorn evaluation. सर्वर में आए, कौन सा जेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाल ही में बिलियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न, 1 बिलियन का यूनिकॉर्न मूल्यांकन हासिल करने भारत का पहला एआई स्टार्टअप बनकर मील का पत्थर बन गया, कौन सा सर्वर में आई? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सर्वर में आई, इट वाज को फाउंडेड बाय 2023 में प्रत्युष राघवन, बात बिल्कुल सही है। इसके सह स्थापना 2023 में प्रत्युष राघवन द्वारा की गई थी, बात बिल्कुल सही है। इट सिक्योर्ड द इन्फ्लक्स ऑफ वेंचर ऑफ 230 मिलियन टू क्रॉस द यूनिकॉर्न थ्रेशोल्ड, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या कह रहा है, 234 मिलियन का उद्यम इसने क्रॉस कर लिया है, वेंचर 234 मिलियन का, तो इसी वजह से क्या बन गई है, यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सर्वम एआई इज डेजिग्नेटेड यूनिकॉर्न एंटरप्राइज विद इन द इंडियन इकोनॉमिक इकोसिस्टम। सर्वम एआई को भारतीय आर्थिक परिस्थिति के तंत्र के भीतर यूनिकॉर्न उद्यम ग्रुप में नामित किया गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी तकनीकी स्टार्टअप से वैल्यूएशन ऑफ 100 मिलियन और अबव डिफाइंड एज यूनिकॉर्न। देखिए गलत हो गया ना, 100 मिलियन तो बात कर रहे थे, $1 बिलियन की बात कर रहे थे, क्या हो गया ये, ए ट्रू, आर क्या हो गया, गलत हो गया, सी वाला सही है आपका, ठीक है ना। देखिए, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी इंडियन एंड डेनमार्क एग्रीमेंट, अभी भी क्या हुआ है कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके सबसे पहले फादर ऑफ एएसआई किसको कहते हैं, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे। तो इसके द्वारा अब क्या कहते हैं, डेनमार्क की एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम डेनमार्क द्वारा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया है। क्या किया गया, एग्रीमेंट किया। आपको पता होगा कि क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम इंडोनेशिया में जब डेनमार्क वाले आए थे तो क्या कहते हैं यहीं से ये लोग यहाँ पर आए थे, क्या कहते हैं, तो यहीं पे इनका जहाज जो है डूब गया था, यहाँ पे इनका जहाज क्या डूब गया था, जो पहला जहाज इनका आया था, क्या नाम है, ऑरेसेंड। इनका कौन सा जहाज है, ऑरेसेंड। ऑरेसेंड जो इनका जहाज है यहाँ पे आया था तो क्या है, यहाँ पे डूब गया था ऑरेसेंड में। तो इसी जहाज की खोज करने के लिए कि भाई जहाज का मलबा होगा, 1619 का जहाज है, आज चला 2026, तो ऐसे जरूर थोड़ा कुछ जहाज है, कुछ बचा होगा नहीं बचा होगा, लेकिन कुछ बचा है नहीं बचा है जो भी है, तो इसकी 1619 में जहाज आया था ऑरेसेंड नाम का, उसी जहाज की डेनिश जहाज था, तो उसकी खोज करने के लिए, उसके मलबे की खोज करने के लिए डेनमार्क ने और एएसआई ने क्या किया, आपस में एग्रीमेंट किया है। और एक ये मैरीटाइम लीडरशिप अनकॉर्डेड सीवर मैरीटाइम एनेबलेज कैपेसिटी एंड सब्सिक्वेंट राउंड आउट ऑफ द कोस्ट कराइकल पुडुचेरी। पुडुचेरी देखिए, यहाँ पुडुचेरी है, यहाँ पुडुचेरी में जहाज का क्या हो गया, डूब गया था, पुडुचेरी में इनका जहाज डूब गया था। तो उसी जहाज के मलबे का सर्वे करने के लिए क्या कहते हैं, एक जो है एएसआई ने और डेनमार्क का जो नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क, इन्होंने आपस में क्या किया, समझौता किया है, ठीक है, रणनीति समझौता है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जो है नीचे खोजा जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, और क्या है कि seeks to retrieve sea artifact to enrich shared maritime history and maritime history 17th century trade route। अब देखिए इससे क्या होगा कि हम पता चलेगा किस क्या ट्रेड रूट है, क्या क्या उस समय लेके आते थे, क्या क्या जो भी कुछ पता चले, देखिए जरूरी नहीं कुछ बचा भी होगा, लेकिन जो जो चीजें बची हैं क्या कैसे उसको पता करने के लिए ये क्या किया जा रहा है। तो किसके बीच किया जा रहा है, ये किया जा रहा है एएसआई के बीच में, और दूसरा डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम में डेनमार्क द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, समुद्र के अंदर किया जा रहा है, अंडर वाटर सर्वे है, ये ध्यान रखिएगा। The Archaeological Survey of India signed an MOU with the National Museum of Denmark to conduct underwater survey that Puducherry to conclude historical survey। किसके, ऑरेसेंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस ऐतिहासिक जहाज का पता लगाने के लिए पुडुचेरी में पानी के नीचे पुरातत्व सर्वेक्षण करने के लिए डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय समझौता ज्ञापन किया, किसके लिए, ऑरेसेंड। किसके तहत, ऑरेसेंड। Regarding the historical Danish ship Oreseund consider the following statement: it arrived at subsequently rank of the Indian coast in 18th century। देखिए किसी को पहचाना, 1619 की बात कर रहा है ना, 18th सेंचुरी की बात करें, अगर 17th सेंचुरी तक तो बात सही होती, लेकिन 18th सेंचुरी की बात क्या हुई, गलत हुई। ये 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय तट पर पहुंचने के बाद डूब गया, गलत बात, 16 शताब्दी के बाद सही, तो पानी के नीचे उत्खनन स्थल करिकल पांडिचेरी के तट पर स्थित, ये बात सही है। द ज्वाइंट अंडर वाटर एक्सकेवेशन साइट लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ कराइकल पुडुचेरी लोकेटेड, दो सही है, गलत हो गया। The ASI indicated global deep sea diver and scanner for Puducherry coast operations। ASI ने पुडुचेरी तट के संचालन के लिए वैश्विक गहरे समुद्र के गोताखोरों स्कैनर को एकीकृत किया, बिल्कुल सही बात है,
भाई क्योंकि खोज करनी है। हाईली स्पेशल अंडर वाटर मेटल्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिक्वायर्ड टू सेफली सर्वे एंड प्रिजर्व वुडन हल सबमर्ज सिंस 1869। देखिए बात सही है कि जो भी लकड़ी हो गई सुरक्षित सर्वेक्षण कुछ अगर बच गया होगा तो उसके लिए क्या कर सर्वेक्षण कर रहा है, तो ये याद हो सही हो गया। एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, अभी भी क्या हुआ है कि एनबीडी, ठीक है, एनबीए मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, इसने क्या किया है कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी को रीऑर्गेनाइज किया है। क्या किया है, पुनर्गठन किया है। मतलब एनबीए ने राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण द्वारा एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का क्या किया गया, पुनर्गठन किया। किसकी अध्यक्षता में किया गया है, डॉक्टर पीएल गौतम जो एक कृषि वैज्ञानिक है और पद्मश्री विजेता है। ध्यान रखिएगा, ये अनुभवी कृषि वैज्ञानिक और क्या कहते हैं एक कृषि पद्मश्री विजेता है, सॉरी अवार्डी है, विजेता नहीं मतलब इसको सम्मान दिया गया है। और इनके द्वारा क्या गया है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा किस अधिनियम के तहत, 2002 के बायोडाइवर्सिटी अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया, संचालित किया जाता है। जो कमेटी होती है इसका गठन किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। अच्छा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टिकाऊ कृषि मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान देना और जो भी घरेलू स्वदेशी अनुवांशिक मतलब जो मतलब जेनेटिक स्ट्रेन होती है, मतलब जो क्या कहते हैं कि उन्नत कृषि के लिए जो उन्नत जेनेटिक जो रिफॉर्म होते हैं उसके लिए भी क्या है, इसको किया गया है। एनबीए की स्थापना 2002 अधिनियम के तहत की गई थी और स्थापना कब हुई, 2003 में। अधिनियम कब का है, 2002 का। स्थापना कब हुई, 2003 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई। हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। देखिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, who is appointed considered new chairman of the reconstructed agro biodiversity expert committee under the एनबीए। कौन है, डॉक्टर पीएल गौतम जी। एनबीए के तहत पुनर्गठन कृषि वैज्ञानिक जैव विविधता विशेषज्ञ समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, पीएल गौतम जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड टू बी इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। बिल्कुल सही बात है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के प्रोविजन के लिए ही किया गया है। ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान लागू करने स्थापित एक विधायी निकाय है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी हेडक्वार्टर अथॉरिटी लोकेटेड न्यू दिल्ली का जवाब देखिए, जहां जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में नहीं, उनका जो याद रखिएगा। तो एनबीए का जो राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, तो क्या पहला सही हो गया। डॉक्टर पीएल गौतम कमेटी होल्ड स्टैट्यूटरी वेट इन द डिटरमाइनिंग एक्सपर्ट गाइडलाइन फॉर डोमेस्टिक बायोरिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, घरेलू जैव संसाधनों के लिए निर्यात दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए डॉक्टर पीएल गौतम समिति वैधानिक महत्व रखती है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। द एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी ऑपरेट डायरेक्टली अंडर द लीगल मैंडेट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 कोर्ट। यह बात भी बिल्कुल सही है कि 2002 के जो कोर्ट्स है मतलब 2002 का जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसके तहत काम करती है। बात बिल्कुल सही है। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों सही हो गया पहली बात तो, ठीक है। सोलर वन, अभी भी क्या हुआ है कि नासा ने एक, आपको याद होगा 2025 में एक मिशन लॉन्च किया था फाल्कन 1 रॉकेट से सोलर वन जो है एक मिशन लॉन्च किया था। अब 2026 में क्या हो गया है कि ये स्टार्ट हो गया है, मतलब ये सैटेलाइट जो है सोलर वन क्या है, स्टार्ट हो गया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्पेशलाइज्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरीज इज नीड प्रोवाइड फॉर फोरकास्टिंग मॉनिटरिंग एंड टेलीमेट्री डाटा रिगार्डिंग सोलर स्टार। मतलब इसका एम क्या है कि एम है एडवांस स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब ये क्या करेगा कि जो भी कोरोनल मास होता है, मतलब सन में कोरोना जो मास इजेक्शन होता है उसके संदर्भ में जो फ्लेयर्स होती है उनकी निगरानी करेगा, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया था, स्पेसएक्स किसी कंपनी, आपको पता है एलन मस्क जी की कंपनी है। इसके फाल्कन और 9 रॉकेट इसको लॉन्च किया गया 2025 में, ठीक है, जिसने 2026 में क्या है पूरी तरह से इसका परिचालन चालू हो गया। अच्छा इसको लॉन्च किसने किया था, नासा ने लॉन्च किया था। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी, वैसे की स्पेस एजेंसी है। अच्छा ये क्या करेगा कि स्पेस में जो भी वेदर होते हैं उनको मॉनिटर करेगा। अच्छा ये L1 पॉइंट में करेगा। देखिए L1 पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है। अच्छा एक पॉइंट ऐसा होगा जहां दोनों का जो क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, L1 पॉइंट बोलते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट मतलब L1 पॉइंट बोलते हैं। इसमें ध्यान रखिए, लैग्रेंजियन पॉइंट इसको बोलते हैं, उसको L1 बोलते हैं। देखिए इस तरह हमने भी, आपको याद होगा आदित्य L1 लॉन्च किया था ना, तो L1 मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट जहां पे पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। ऐसे हमारे L5 मतलब 5 बार टोटल हमने क्या किए, 1 2 3 4 5 पॉइंट ऐसे हमने किए हुए हैं। तो ये कहां पर है, L1 पॉइंट पर इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया है। अच्छा और पृथ्वी से कितनी दूरी है, 1.6 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। मतलब ये जो L1 पॉइंट है ये क्या है, ये 1.6 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूरी है। और इसमें जो पेलोड है इसमें क्या है, कॉम्पैक्ट कोरोनोग्राफ टेलीस्कोप। देखिए कोरोना इंजेक्शन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है कि कितना क्या कैसे हो रहा है, उसको ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया गया है कि कोरोना टेलीस्कोप को भी क्या किया, इंसिस्ट किया गया है।
The special space with the military satellite solar one deployed at the L1 Lagrangian point belongs to which space agency? NASA. लाग्रेंज बिंदु पर तैनात अंतरिक्ष मौसम विज्ञानी उपग्रह सोलर वन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? नासा. Consider following statement regarding the Solar One mission. It was put in the orbit optimizing a heavy lift Falcon 9 launching vehicle. ये heavy lift Falcon 9 launch vehicle का उपयोग करके कक्षा में स्थापित किया गया. बिल्कुल सही बात है. The satellite position the L1 159 गलत हो गया ना. 140 मिलियन तो है, 140 मिलियन है ना. देखिए है ना, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या, केवल एक सही. तो ऊपर कितनी दूरी है इसकी? ये लगभग आपका कितना दूरी है? L1 पॉइंट में मैंने आपको लिखाया था ना अभी. हाँ देखिए 1.6 मिलियन. यहाँ कितना दे दिया आपको? 1.5 मिलियन दे दिया. तो ये गलत हो गया आपका. कितना है? 150 मिलियन नहीं है. ठीक है, ये कितना है? 160 मिलियन है. तो कितना गलत हो गया? तो पहला से दूसरा गलत हो गया आपका. The solar one satellite requires zero fuel consumption to maintain its base and fixed position related to sun and earth. बिल्कुल सही बात है. देखिए दोनों गुरुत्वाकर्षण बराबर, उसकी फील्ड चाहिए ही नहीं, इसीलिए. The L1 Lagrangian point depends on gravitational equilibrium spot where the net gravitational pull is of the two large masses of the equal required centripetal force. बिल्कुल सही बात है. दोनों क्या, देखिए ये भी यहाँ पर इसको ये भी बराबर खींचेगा, ये भी बराबर खींचेगा. सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा? बैलेंस हो गया इसका. इसी वजह से क्या है, इसको फील्ड आवश्यकता भी नहीं होती और यहाँ पे स्टेबल भी है. दोनों सही हो गया. अभी अभी देखिए एक स्कीम लॉन्च की गई, प्रियदर्शनी स्कीम, महिलाओं के लिए ट्रांसजेंडर के लिए. देखिए पुरुषों के लिए कुछ लॉन्च होता नहीं, महिलाओं के लिए लॉन्च होता है. ठीक है ना. तो फ्री बस सर्विस लॉन्च की गई विमेन्स और ट्रांसजेंडर के लिए. अच्छा, इस स्कीम के तहत जो है कि महिलाओं को, मतलब विमेन्स को और ट्रांसजेंडर्स को बस में फ्री यात्रा करना जो है अलाउ किया गया है. अच्छा, ये स्कीम किसका पार्ट है? जब कांग्रेस ने अपना जब वो घोषणा पत्र जारी किया था, कांग्रेस लेड यूडीएफ अलायंस ने मतलब इंदिरा पॉइंट्स की तरह. इंदिरा पॉइंट मतलब कि इंदिरा पॉइंट वाला पॉइंट नहीं, मतलब इंदिरा स्कीम जो थी, मतलब उन्होंने बोला था कि इंदिरा जो क्या कहते हैं, इंदिरा गारंटी वेलफेयर स्कीम जो थी इनकी, इसके तहत उन्होंने क्या किया था, इसको बोला था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम जो है महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए फ्री बस यात्रा करेंगे. तो उसी स्कीम के तहत इन्होंने क्या किया है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए फ्री बस यात्रा चालू की है. सीएम कौन थे? केरल के सीएम जिनका नाम क्या है? वीडी सतीरन जी. इन्होंने क्या किया है, लागू किया है ट्रांसजेंडर के लिए और क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए. इसका एम क्या है कि वीमेन इंपावरमेंट हो गया, जो ट्रांसजेंडर है उनको जेंडर इक्वलिटी उनको महसूस हो सके, इसीलिए क्या किया इन्होंने लॉन्च किया है. मैंने बताया ना कि जो इंदिरा गारंटी वेलफेयर स्कीम इसके तहत है, डायरेक्टली इंडियन टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट ह्यूमन एम्पावरमेंट, मिनिमाइज सेफ ट्रैवल एक्सपेंस, इंप्रूव फिजिकल वर्कफोर्स, मतलब उनका एक्सपेंस बच सके, ट्रैवल सेफ हो सके, और जेंडर इक्वालिटी के लिए, उनको एम्पावरमेंट के लिए किसको क्या किया, लॉन्च किया गया है. ठीक है. द प्रियदर्शनी स्कीम प्रोवाइडिंग कंप्लीटली फ्री ट्रांजिटिव सर्विस वीमेन एंड ट्रांसजेंडर पीपल वाज रोल्ड आउट विच स्टेट? केरला. नाम केरला हो गया, ध्यान रखिएगा. महिलाओं को ट्रांसजेंडर को पूरी तरह से मुफ्त पारगमन सेवा प्रदान करने वाली प्रदर्शनी योजना किस राज्य से बात की गई है? केरल द्वारा की गई है. और नाम क्या हो गया राज्य का? केरलम. आप ध्यान रखिए, राज्य का नाम क्या है? केरलम हो गया है. तो फर्स्ट फीचर ऑफ द प्रियदर्शनी स्कीम, इट एक्सटेंड ट्रांजिटिंग बेनिफिट एक्सक्लूसिव वीमेन कंप्लीटली एक्सक्लूडिंग ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल. बिल्कुल सही बात है. ये पारगमन लाभ विशेष रूप से महिलाओं को प्रदान करता है, इसमें ट्रांसजेंडर गलत बाहर, ट्रांसजेंडर बाहर थोड़े हैं. ये थोड़ी देर पढ़ाई में गलती हो सकती है पढ़ने में, ये क्या है, गलत हो गया. ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड है. द स्कीम ऑपरेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट अंडर द रीजनल इंदिरा गांधी अम्ब्रेला. देखिए इंदिरा गांधी गारंटी के तहत तो किया गया है, ये तो सही हो गया. इंदिरा गांधी गारंटी छत्र के तहत प्रशासनिक घटक के रूप में काम करते हैं, जो कि इंदिरा गांधी गारंटी सरकार लेके आई थी चुनाव के पहले, जो वादा किया था कांग्रेस ने, उसी के तहत लागू किया है. द केरला गवर्नमेंट लॉन्च द प्रियदर्शनी स्कीम ट्रांजिट स्कीम फॉर इनहेंस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. बिल्कुल सही बात है. महिलाओं की श्रम भागीदारी को बढ़ाने के लिए ही मुफ्त पारगमन योजना शुरू की गई है. द सब्सिडाइजिंग सिक्योरिंग फिजिकल मोबिलिटी रिड्यूस स्ट्रक्चरल बैरियर फॉर वीमेन एंट्री अर्बन सेमी अर्बन जॉब मार्केट. क्या कह रहे हैं, भौतिक गतिशीलता को सब्सिडी देने से सुरक्षित शहर में अर्ध शहर नौकरी बाजार क्षेत्र प्रवेश करने महिलाओं को संरचनात्मक बाधाएं कम हो जाए. सही बात है. महिलाओं को पारगमन अच्छा मिलेगा, आने जाने सुविधाएं मिलेंगी, तो क्या होगा, इससे लेबर फोर्स बढ़ेगा, इसलिए तो लॉन्च किया गया है. आज की लास्ट टॉपिक, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. अभी भी क्या हुआ है कि 17 जून को एक दिवस मनाया गया जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. मतलब क्या है कि जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो भी क्या कहते हैं मरुस्थलीकरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या है ये दिवस मनाया जाता है. कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है. अच्छा, इसकी थीम क्या है, जरूर याद रखिएगा. रेंज लैंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर टू एम्फसाइज द प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल पार्शियल लैंड. मतलब क्या कह रहा है कि जो चारागाह भूमि है, चारागाह भूमि जहाँ जो चराई लोग करते हैं, उसको संरक्षण करने के लिए, जब चराई कम होगी, घासें उगेंगी तो इवापोरेशन कम होगा मिट्टी से. जब मिट्टी से इवापोरेशन कम होगा तो अपने आप मिट्टी की क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, सांद्रता बनी रहेगी, और इससे क्या होगा कि सूखा नहीं होगा, तो डिजर्टिफिकेशन रुकेगा. तो इसीलिए क्या किया गया, इसको लॉन्च किया जाता है. लैंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर. ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है.
वैश्विक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन अभी भी क्या है, इसलिए एक शिखर सम्मेलन भी लॉन्च किया जाता है। शिखर सम्मेलन क्या है इसके तहत इसके तहत जैसे क्या है कि वैश्विक स्तर पर कॉन्फ्रेंस होता है कॉप 17, सत्य ध्यान रखिएगा। मतलब अभी भी क्या है कि अगस्त में एक मीटिंग होने वाली है। कौन सी मीटिंग होने वाली है? कॉप 17। तो कॉप 17 मीटिंग का होने वाली उलन बटोर में होने वाली है। इसके तहत इसमें भी इसको क्या किया रखा जाएगा, उलन बटोर में होने वाली 2026 की जो मीटिंग है उसमें भी इसको क्या किया जाएगा, शेड्यूल किया जाएगा इसको उलन में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑपरेट अंडर द स्टेशन ओवरसाइट ऑफ यूएन सर्टिफिकेशन टारगेट लैंड न्यूट्रलिटी, मतलब क्या है कि भूमि संरक्षण सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम की संरचना देखने का काम करता है। जितना वर्क किसके अंदर करता है कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो मतलब मरुस्थलीकरण रोकने की जो स्कीम है, जो संयुक्त राष्ट्र का इनिशिएटिव है, मतलब ये यूएन इनिशिएटिव है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, उसके तहत ये काम करता है। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं यूएन वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट ऑब्जर्व कब किया जाता है? 17 जून। हाल ही में इस स्तर पर मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 जून। इंटरनेशनल कॉप 7 समिट ऑन जस्टिफिकेशन स्टेटेड टू होस्टेड उलन बटोर कब मनाई जाती है? उलन बटोर, बिल्कुल सही बात है। मरुस्थलीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉप 17 शिखर सम्मेलन की मेजबानी उलन बटोर मंगलवार की जानी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑफिशियल कोर थीम डिफाइन एज ए ट्रैकिंग साइकिल रेंजलैंड रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट रिसोर्स, बात बिल्कुल सही है। इस ट्रैकिंग चक्र की परिभाषित आधिकारिक थीम कौन सी है? रेंजलैंड रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट और रिस्टोर, इसकी क्या थीम है? दोनों सही हो गया आपका। ऐसा क्वेश्चन करते हैं द ग्लोबल फोकस फॉर द 2026 कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क हैवी इंकम्प्राइज रीजनल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है। 2026 मौसम के रोकथाम ढांचे के वैश्विक फोकस रेंजलैंड परिस्थिति की प्रणालियों पर आधारित जोर देती है, बात बिल्कुल सही है। रेंजलैंड के संरक्षण के लिए तो काम करती है, बात बिल्कुल सही है। रेंजलैंड पॉस्चर सपोर्ट नोमैटिक लाइवलीहुड एंड प्रिवेंट डेजर्टलैंड टॉप सॉइल मेकिंग टेरेन क्रिटिकल कॉम्बैटिंग एरिडिफिकेशन, देखिए बात मैंने सही है ना। उनको क्या क्या करना, उनको शुष्क बनाना, उनपे चारागाह को मतलब और ऐसा बनाना कि चराई रहे, घास रहे उस पे, जिससे इवापोरेशन कम हो। इवापोरेशन कम होगा तो मरुस्थलीकरण रुक जाएगी, इसे तो किया गया, दोनों क्या हो गया, सही हो गया। इस तरह से हमने 18 दिन करंट अफेयर्स कंप्लीट की। ऐसे ही ऑथेंटिक और करंट अफेयर्स के आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और टेलीग्राम में पीडीएफ भी नहीं मिलेंगे। पीडीएफ जब टेलीग्राम चालू हो जाएगा तो पीडीएफ को सारी इकट्ठी डाल दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कुछ और इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं तो भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।